हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास के अंतर्गत हम बाल विकास के अध्ययन करने की कुछ विधियों के संबंध में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो बाल विकास के सिद्धांत आपकी पहली इकाई है आपकी बुक की, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव विकास के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं। इसके बाद उन विधियों के लिए या उस अध्ययन के लिए हमें जो डेटा चाहिए उसको एकत्रित हम किन किन विधियों से कर सकते हैं, और ये पूरा अध्ययन जिस भी व्यक्ति पे या जिस भी बच्चे पे हम कर रहे हैं उसको करने के लिए क्या क्या नैतिक सिद्धांत हमारे होने चाहिए या फिर क्या नैतिक मनन हमें करना होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानव विकास के अध्ययन की विधियों से। मानव विकास के अध्ययन की प्रमुख 4 विधियां हैं: वैज्ञानिक अध्ययन, प्राकृतिक अध्ययन, नैदानिक अध्ययन और समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियां। बात करते हैं सबसे पहली विधि की, जो है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग निम्न के अध्ययन हेतु किया जाता है, अर्थात वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे बेस्ड होके हमें वैज्ञानिक अध्ययन करना है। सबसे पहले माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण का प्रकार। अगर आपको ये याद करना है या यह जानना है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में क्या क्या विधि अपनाते हैं या किस प्रकार का लालन पालन उन्हें दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चा जब अपने साथियों के साथ खेल रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे अगर आप किसी प्री स्कूलर या किसी नर्सरी स्कूल वाले बच्चे पे आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आप यह भी देखेंगे कि बच्चा अपने साथियों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इसके अलावा बच्चे की सोच क्या है, बच्चा सीखने की प्रवृत्ति क्या है, और इन सब में अगर वो टीवी टेलीविज़न है जो आपके आज के चल रहे हैं या फिर और कोई वीडियोज़ हैं, उनका बच्चे की प्रवृत्ति और सोच पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बच्चे के खेलों में आए हुए परिवर्तनों, जैसे बच्चा आपका छोटा बच्चा है, साल भर का बच्चा है तो वह किस प्रकार के खेल खेल रहा है, अगर बच्चा 2 साल का है तो किस प्रकार के खेलों में रुचि रखता है। इस प्रकार से आयु के अनुसार उसके खेलों में आई हुई परिवर्तनों का अध्ययन भी आपको इसके अंदर कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण, अर्थात किन किन चरणों से होके हमको गुजरना होगा अगर हम किसी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले होता है समस्या की अवधारणा, अर्थात क्या समस्या है, हम बच्चे का या व्यक्ति का जो अध्ययन है वह क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा है आंकड़े एकत्रित करना, अर्थात अगर आप उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं अध्ययन की प्रोसेस को, तो आपको आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। आंकड़े किस किस विधि से और किस प्रकार एकत्रित किए जा सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद निष्कर्ष, अर्थात जो भी हमने आंकड़े निकाले हैं उस पे बेस्ड क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या उसका हमारा पूरा एक आप कह लीजिए कि क्या हमें उत्तर मिल रहा है जो हम सारा उसमें एक शोध एक रिसर्च कर रहे हैं उस पर। इसके बाद आता है अंतिम जो इसका स्टेप होता है वो है शोध के सिद्धांत एवं निष्कर्ष में संशोधन। वो इसलिए किया जाता है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे आंकड़ों पे बेस्ड निष्कर्ष जो होते हैं वो भी कभी कभी गलत होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जब हम उसकी चर्चा अपने सहकर्मियों से या अपने सीनियर से किसी से करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी दिखाई देती है, तो हम उन पे बेस्ड होके भी, अर्थात आपस में बातचीत या समीक्षा के आधार पे भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले चरण की ओर बढ़ते हैं जो कि है समस्या की अवधारणा। अवधारणा एक थोड़ा टफ वर्ड है, अगर हम इसको ईजी उसमें समझें तो इसका मीनिंग जो निकलता है उसका अर्थ है समस्या को समझना। तो समस्या को समझेंगे, उसके बाद उस पर एक परिकल्पना तैयार करेंगे। तो परिकल्पना तैयार करना अर्थात ये समस्या है, ये क्यों हुई होगी, या फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये सब हम समस्या की अवधारणा है इसके अंतर्गत हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले चरण की ओर जो कि है आपका आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़े आप कई विधियों से एकत्रित कर सकते हैं। आप एक अवलोकन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, या प्रश्नावली जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। इन मेथड्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर में विस्तार से पढ़ेंगे।
बात करते हैं निष्कर्ष की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि अगर हमने यह शोध किया तो इस पे हमें क्या परिणाम मिला। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया कि उस निष्कर्ष का आपस में चर्चा की जाती है, उसकी जांच की जाती है निष्कर्ष की, और निष्कर्ष में संशोधन किया जाता है अगर ज़रूरत है तो। दूसरा जो अध्ययन की विधि है वो है प्राकृतिक अध्ययन। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं और उनके साथ एक लेडी है, जो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक शोधकर्ता है जो बच्चों पे शोध कर रही है। ये प्राकृतिक अध्ययन इसलिए है क्योंकि बच्चे आप देख रहे हैं कि एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट में हैं, बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उन पर कोई भी दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अर्थात प्राकृतिक रूप में उनका अध्ययन किया जा रहा है। नेचुरली वो क्या क्या रिएक्ट करते हैं या क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो प्राकृतिक अध्ययन के अंतर्गत हम जैसे पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो किस किस प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चे का चरित्र लेख, इसके अंतर्गत हम चरित्र लेख एक तैयार करते हैं। इसमें हम जानकारियाँ रखते हैं बच्चे के सामान्य विकास से संबंधित, उसके व्यक्तित्व की जानकारी रखते हैं, अर्थात जब बच्चा पैदा हुआ और आज जब हम उस पर शोध कर रहे हैं उस समय उसकी उस एज तक उसके व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आए या उसके उस व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं। अच्छा, जहाँ तक बात, इसमें जैसे ये मेथड है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसमें एक्चुअली हम बच्चे के पास तब से नहीं है जब से बच्चा पैदा हुआ है, तो इस व्यवहार को हम केवल रिकॉर्ड करते हैं, या तो उनके माता पिता बताते हैं या फिर किसी अन्य उस व्यक्ति से जो उसके बहुत करीब होता है। तो यह रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं, कभी कभी क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा इसमें कह लीजिए कि सच्चाई नहीं होती, क्योंकि या तो ये माता पिता द्वारा बताया गया होता है या किसी अन्य उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा। तो इसमें एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत भी रहती है कि अगर माता पिता हैं तो बच्चे के केवल अच्छे गुणों को या केवल अच्छे व्यक्तित्व को हमारे सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इससे एक्चुअल डेटा हमें प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसकी प्राकृतिक अवलोकन इसमें किया जाता है। इसमें हम प्राकृतिक अवलोकन, जैसे हमने भी पढ़ा था प्राकृतिक विधि, वही इसमें यूज़ की जाती है, अर्थात बहुत सारे बच्चों का एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन किया जाता है। इस विधि का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बच्चे का प्राकृतिक कंडीशंस में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं होता और हमें एक एक्चुअल डाटा जो कि डायरेक्ट हमारा बच्चे से मिल रहा है वो हमें मिलता है। तो इस जो शोध से प्राप्त निष्कर्ष होता है उसमें संशोधन की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार ये विधि बहुत ही सक्सेसफुल मानी जा सकती है। तो नेक्स्ट अध्ययन की बात करते हैं, वो है नैदानिक अध्ययन। नैदानिक अध्ययन में 2 विधियां प्रयोग होती हैं, नैदानिक विधि और साक्षात्कार विधि। नैदानिक विधि में शोधकर्ता अवलोकन को सावधानी पूर्वक, एक तो अवलोकन होता है, आप अवलोकन कर रहे हैं अर्थात उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दूसरा उसको हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों पे उस बच्चे का या उस व्यक्ति का क्या रिएक्शन होता है इसको नोट किया जाता है। साक्षात्कार विधि, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, साक्षात्कार भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे फेस टू फेस होता है, आप व्यक्ति को सामने बैठा के उसका साक्षात्कार करते हैं। दूसरा टेलीफोनिक हो सकता है कि आप फ़ोन पे साक्षात्कार कर रहे हैं। इस तरीके से साक्षात्कार से मेन जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम व्यक्ति से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बट साक्षात्कार के लिए आप एक बहुत छोटे बच्चे को आप साक्षात्कार विधि में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह उतना आपको जो आपके प्रश्न होंगे उनके जवाब देने में सक्षम नहीं होगा। तो साक्षात्कार विधि की लिमिटेशंस हैं, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद हम समकालीन एवं दीर्घकालीन प्रणालियां हैं कुछ, उनके द्वारा भी जो बच्चा है या फिर किसी भी व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जैसे नाम से आप देख रहे होंगे समकालीन एवं दीर्घकालीन। समकालीन जो अध्ययन प्रणाली है वो तो आप जैसे आपने एक बच्चे का अध्ययन करना है, आपने कुछ टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया कि आप इतने से इतने मंथ तक या फिर इतने से इतने सालों तक उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। लेकिन समकालीन अध्ययन में टाइम लिमिट कम होती है, अतः व्यक्ति का अध्ययन आराम से किया जा सकता है। लेकिन दीर्घकालीन अध्ययन में हम एक ही व्यक्ति पर कई सालों तक शोध करते हैं, अर्थात माना आज वो व्यक्ति 2 या 3 साल का है बच्चा, हम आने वाले 4-5 सालों तक उसका अध्ययन करते हैं या फिर हो सकता है और ज़्यादा। तो इस प्रकार की विधि में कुछ इस विधि की हानियाँ ये होती हैं कि या तो आपका जो ऑब्जेक्ट है अर्थात जिस पर आप शोध कर रहे हैं किसी भी कारण से वो उस शोध से
जा सकता है। अर्थात अगर आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति पे कर रहे हैं और आने वाले बहुत सालों के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, या हो सकता है वो उस जगह से कहीं छोड़ के चला जाए। और अगर आप किसी बच्चे पे कर रहे हैं तो हो सकता है पढ़ाई या किसी अन्य कारण से वो उस जगह से चला जाए, तो आपका शोध अधूरा रह सकता है। तो अतः यह विधि जो है उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अध्ययन हेतु डेटा एकत्रित करने की विधियों की। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है या फिर डेटाबेस। 3 तरह से आप इनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम बच्चे या व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, अर्थात अवलोकन करते हैं। केवल देखकर ही हम उससे जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। बात करते हैं इंटरव्यू की या साक्षात्कार की। इंटरव्यू आप कई तरीके से ले सकते हैं। आप व्यक्ति को अपने सामने बैठाकर इंटरव्यू ले सकते हैं, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं। इस तरह से आप जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं। और क्वेश्चनियर में अर्थात प्रश्नावली में आप एक क्वेश्चनियर तैयार करते हैं। आपका जो भी शोध का विषय है और आप जो जो उससे प्रश्न पूछना चाहते हैं उन पर आधारित आप एक प्रश्नावली तैयार करते हैं और व्यक्ति को दे देते हैं, जिन्हें कि व्यक्ति उसे भर लेता है, जिसमें आप टिक मार्क कर सकते हैं, सही गलत कर सकते हैं, या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस में आप पुराने जो उसके कहीं डॉक्यूमेंट्स हैं या पुराने कहीं डेटा पड़ा हुआ है उसके आधार पर आप खुद ही उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से डेटा कलेक्शन की डिफरेंट विधियां हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, अंत में हम बात करेंगे नैतिक मनन की। अर्थात हम किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या नैतिक सिद्धांत होने चाहिए या फिर क्या क्या नैतिक मनन करने की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं सहकर्मी समीक्षा, उसके बाद होता है सूचित सहमति और फिर गोपनीयता। सहकर्मी समीक्षा से जो मतलब है वो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि शोध के आधार पर जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसका डिस्कशन अपने किसी कलीग से या फिर किसी सीनियर से आप करते हैं, ताकि आप जान सकें कि जो आपने शोध किया है वो कितना ऑथेंटिक है और उसकी जो आपको जानकारी मिली है क्या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, और अगर है तो आप वो चेंजेस उसमें करते हैं। सूचित सहमति अर्थात जिस व्यक्ति का आप शोध कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति से आप पहले सहमति लेंगे कि हम आपसे जानकारी ले रहे हैं और हम इसको कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, या हम इस वजह से, या हमारा ये शोध है इस वजह से हम आपसे जानकारी ले रहे हैं और आपकी क्या इसमें आप सहमत हैं। और अगर व्यक्ति उससे सहमत है तभी आप उस पर शोध करेंगे। इसके बाद गोपनीयता से मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित की हैं, उसमें से शायद कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता, और किसी विश्वास के साथ उसने वो आपको सारी जानकारियाँ दी हैं। तो आपको ये उनको श्योर करना होगा कि जो भी जानकारियाँ आपके पास मिली हैं या जो भी जानकारियाँ उनके द्वारा आपको दी गई हैं वो गोपनीय रहेंगी और उनको आप किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुँचाएंगे। तो ये सारे आपके जो नैतिक मनन हैं या नैतिक जो आपकी सिद्धांत हैं ये ज़रूर होने चाहिए किसी भी शोध को करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा कि अध्ययन के समय, एक तो अध्ययन आप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रणालियाँ आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा डेटा कलेक्ट करने की किन विधियों को आप यूज़ करेंगे और कौन कौन से नैतिक सिद्धांतों को आप ध्यान में रखेंगे। और अगली इकाई में हम पढ़ेंगे कुछ आगे के टॉपिक्स को, शायद जिनमें डेवलपमेंट आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा और उनके अन्य विकासों के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।